स्वागत। आज हम अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के फलसफा पर मिले कुछ स्रोतों में जरा गहराई से उतरते हैं। हमारे पास है अस्तित्ववाद एक संक्षिप्त परिचय और अस्तित्ववाद एक विस्तृत परिचय के कुछ अंश। कोशिश यही रहेगी कि इनके मुख्य विचारों और जो बारीकियां हैं उनको एक क्रम से समझें। बिल्कुल। देखिए, अस्तित्ववाद को किसी एक परिभाषा में बांधना ये अपने आप में मतलब काफी मुश्किल काम है। हाँ, ये बात तो है। जैसा हमारे स्रोत भी कहते हैं, ये कोई ऐसा बंधा बंधाया स्कूल ऑफ थॉट या कोई नियमों का सेट नहीं है। सही। ये तो बस इंसानी हालात को देखने का, शायद महसूस करने का एक अलग नजरिया है, एक दृष्टि है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी खासियत ही यही है कि हर अस्तित्ववादी विचारक वो अपने आप में स्वतंत्र है, तो इसीलिए उनके विचारों में कोई क्या कहते हैं कॉमन थ्रेड खोजना मुश्किल हो जाता है। स्रोतों में भी लिखा है कि इस पर कई तरह के ठप्पे लगे हैं। किसी ने कहा ये शून्यवाद है, निहिलिज्म, किसी ने निराशावाद, पेसिमिज्म। हाँ, ह्यूमनिज्म भी कहा गया है शायद। हाँ, मानववाद भी, और मजाक में तो कैफे फिलॉसफी तक कह दिया गया। लेकिन असल में ये लेबल्स जो हैं, ये अक्सर इसकी किसी एक झलक को पकड़ते हैं, पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाते। अच्छा। सबसे अहम बात जो मुझे लगता है स्रोत बार बार सामने ला रहे हैं, वो ये है कि इसे वाद मतलब इज्म से ज्यादा एक दृष्टि, एक विजन की तरह देखना चाहिए। दृष्टि। हाँ, कहा भी गया है कि वाद तो वो समय के साथ टूट सकता है, शायद बेमानी हो जाए, पर दृष्टि बनी रहती है। वो दुनिया को देखने का एक नया झरोखा खोल देती है। तो अस्तित्ववाद को समझने का मतलब ही है उस अस्तित्ववादी दृष्टि का स्पष्टीकरण करना। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है, जो स्रोत बताते हैं कि ये नजरिया फलसफे की वो भारी भरकम किताबों से निकलकर आम लोगों तक वो कहानियों, नाटकों, उपन्यासों के जरिए ज्यादा पहुंचा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? ना अक्स नजर आया, अपनी उलझने दिखी। अच्छा, जैसे आईना देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो किरदार मानो उनके लिए आईना बन गए, और इसी वजह से लोगों में दिलचस्पी जगी। वो जानना चाहें कि भाई इसके पीछे की सोच क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। समझ गया। तो फिर ये दृष्टि, ये पारंपरिक फलसफे से अलग कैसे है? कहाँ आता है वो बुनियादी फर्क? हमारे स्रोत कुछ इशारा करते हैं इस तरफ? हाँ, करते हैं। वो बताते हैं कि पारंपरिक फलसफा जो है वो अक्सर अमूर्त विचारों मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के विश्लेषण में ही लगा रहता है। अच्छा। जिसे अस्तित्ववादी अमूर्त भाव चिंतन कहते हैं, एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म। हाँ, और अस्तित्ववादियों का मानना है कि सिर्फ ये दिमागी कसरत से, इन अमूर्त विचारों के विश्लेषण से सच तक नहीं पहुंचा जा सकता, खासकर इंसानी सच तक। तो फिर कैसे पहुंचा जाए? उनका कहना है कि इंसानी सच को महसूस करना पड़ता है, उसे अपनी भावनाओं के साथ जीना पड़ता है, जानना पड़ता है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अमरता का, इमॉर्टैलिटी का। हाँ। देखिए, पारंपरिक सोच शायद अमरता के विचार का विश्लेषण करेगी, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क देगी, लेकिन अस्तित्ववाद कहता है असली चीज वो विचार नहीं है, बल्कि वो गहरी, वो एहसास वाली अनुभूति है कि हमें मरना ही है। ये एहसास, ये अनुभूति हमारे जीने के मायने बदल देती है। बाप रे, ये तो बहुत सीधी और गहरी चोट है। मतलब फोकस विचारों पर नहीं, अनुभव पर। बिल्कुल, फोकस इंसान के सार्वभौम स्वरूप या सिर्फ विवेकशील होने जैसी बातों पर नहीं है, बल्कि हमारे वजूद की उन ठोस स्थितियों पर है जिनमें हम असल में जीते हैं, हम चुनाव करते हैं, हम महसूस करते हैं। इसीलिए जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, अस्तित्ववाद की केंद्रीय बात यह है कि विचार को मनुष्य पर, अस्तित्ववादी व्यक्ति पर केंद्रित होना चाहिए। व्यक्ति पर? हाँ, व्यक्ति पर। और इसी बात को किरकेगार्ड ने हेगल का मजाक उड़ाते हुए बहुत अच्छे से समझाया था। स्रोत में इसका जिक्र आता है। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? किरकेगार्ड कहते हैं, हेगल हमारे समक्ष जगत तथा मनुष्य के संबंध में एक विशाल नाटकीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ा सा नाटक। हाँ। जैसे कोई बहुत बड़ा नजारा दिखा रहे हों, किंतु वे भ्रांत हैं क्योंकि वे देख ही नहीं पाते कि मानवीय नाटक के पात्र हम सभी हैं। ओहो। हम नाटक देखेंगे क्या? हम तो नाटक खेल रहे हैं। वाह, मतलब हम दर्शक नहीं, एक्टर हैं अपनी जिंदगी के।
ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये नजरिया उस अभिनेता का है, हाँ, अभिनेता का, जो मंच पर है, न कि उस दर्शक का जो आराम से कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहा है। कमाल है। और क्या ये नजरिया, ये अभिनेता होने का एहसास आज के दौर से हमारी इस मॉडर्न जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है? पूरी तरह से। स्रोत तो इसे पूर्णतया समकालीन विचार कहते हैं, मतलब एकदम आज का विचार। अच्छा, कैसे? देखिए, इसका जन्म ही आधुनिक इंसान की जो खास हालत है उसे महसूस करने से हुआ है। हाँ। आप सोचिए, एक तरफ तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जबरदस्त तरक्की है ना? हाँ। और दूसरी तरफ दो विश्व युद्धों की वो भयानक तबाही है जिसने इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो ये आज के दौर का जो संकट है, जो क्राइसिस है, उसका चिंतन है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जैसे जैसे बाहरी सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, जिंदगी थोड़ी मशीनी हुई है, तो वैसे वैसे इंसान की अपनी आंतरिकता, उसकी इनवर्डनेस, उसकी इंसानियत, वो कहीं कम होती जा रही है, जिसे अमानवीयकरण कहा गया है, डीह्यूमनाइजेशन। हाँ, बिल्कुल, डीह्यूमनाइजेशन। अस्तित्ववाद इसी के खिलाफ एक तरह से आवाज उठाता है। वो इंसान को उसकी खासियत, उसकी गरिमा, उसके अकेले होने के एहसास को वापस दिलाने की एक कोशिश है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये जो अस्तित्ववादी दृष्टि है, ये कुछ खास तरह की सोच के विरोध में, मैं कह लें प्रतिवाद में पनपी है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है इसका। तो चलिए जरा इन बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं, जैसा स्रोतों में दिया गया है। पहला विरोध किसके खिलाफ है? पहला विरोध है दर्शन को सिर्फ दिमागी खेल बना देने के खिलाफ, मतलब ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन के खिलाफ। जैसे हेगल का सिस्टम। हाँ, जैसे हेगल के सिस्टम में दिखता है, जहाँ हर चीज को तर्क के खांचे में फिट करने की कोशिश की जाती है। अस्तित्ववाद कहता है कि भाई, जिंदगी सिर्फ लॉजिक नहीं है, इंसानी सच को सिर्फ बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। तो फिर और क्या चाहिए? इसमें हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प, इनका भी उतना ही, बल्कि कभी कभी उससे ज्यादा हाथ होता है। यानी सिर्फ दिमागी कसरत काफी नहीं। अच्छा, और दूसरा विरोध? दूसरा विरोध है इंसान को ही नजरअंदाज कर देने के खिलाफ। और ये नजरअंदाजी स्रोत के हिसाब से दो तरह से होती है। दो तरह से? कैसे? एक तो बहुत ज्यादा अमूर्त फलसफे में, जो इंसान की असल जिंदगी, उसके दुख दर्द, उसकी उलझनों से एकदम कट जाता है। और दूसरा विज्ञानवाद के नाम पर, साइंटिज्म के नाम पर, जो इंसान को भी बाकी चीजों की तरह एक वस्तु मानकर समझने की कोशिश करता है। जैसे साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म। हाँ, बिल्कुल। जैसे मनोविज्ञान में व्यवहारवाद करता है, जो सिर्फ बाहरी बर्ताव को देखता है। अस्तित्ववाद जोर देकर कहता है, इंसान एक खास वजूद है, उसकी अपनी गरिमा है, उसे सिर्फ बाहरी क्रियाओं या दिमागी विचारों तक रिड्यूस नहीं किया जा सकता। यानी इंसान को वस्तु समझने के खिलाफ। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा विरोध है व्यक्ति की, इंडिविजुअल की अनदेखी के खिलाफ। व्यक्ति की मतलब ये कि पुरानी सोच अक्सर इंसान के उन गुणों पर ध्यान देती है जो सब में एक जैसे हों, सार्वभौम गुण, जैसे सोचने की क्षमता। लेकिन अस्तित्ववाद हर इंसान की अद्वितीयता पर, उसकी यूनिकनेस पर, उसकी खासियत, उसकी व्यक्तिकता पर जोर देता है। हर इंसान अलग है। हाँ, स्रोत भी कहते हैं कि एक ही हालत में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से महसूस कर सकते हैं, अलग चुनाव कर सकते हैं। आप सिर्फ इंसानियत के सामान्य नियम जानकर किसी खास इंसान को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ये बात तो सही है, हर व्यक्ति अपने आप में खास है। अच्छा, और चौथा विरोध? चौथा है सब कुछ जान लेने वाली संपूर्ण दृष्टि के ख्याल के खिलाफ, जिसे टोटल पर्सपेक्टिव कहा गया है। मतलब कोई गॉड्स आई व्यू नहीं। हाँ, बिल्कुल। अस्तित्ववाद मानता है कि ऐसी कोई भगवान वाली नजर जिससे सब कुछ एक साथ सही सही दिख जाए, वो हम इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं है। हमारी हर समझ, हर नजरिया, वो किसी न किसी खास जगह, खास समय, खास हालत से बंधा होता है। पर्सपेक्टिव होता है हमेशा। तो कोई भी ये दावा कि ये ही अंतिम सत्य है, वो असल में दावा करने वाले का अपना नजरिया होता है, कोई ऊपर से आया हुआ सच नहीं। कोई भी नजर पूरी नहीं होती। दिलचस्प। और पांचवा विरोध? पांचवा विरोध है इंसान की आंतरिकता, उसकी सब्जेक्टिविटी या इनवर्डनेस को नजरअंदाज करने के खिलाफ। यानी अंदर की दुनिया। हाँ, कई विज्ञान, खासकर सामाजिक विज्ञान, इंसान को बाहर से देखकर उसके काम को नापतोल कर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अस्तित्ववाद कहता है कि इंसान की असली हकीकत उसके अंदर है।
कहाँ? उसके एहसासों में, उसके डर में, उसकी उम्मीदों में, उसके जो निजी अनुभव हैं उनमें। लेकिन यहीं पर स्रोत एक जरूरी बात साफ करते हैं हाँ, हाँ। कि आंतरिकता पर इतना जोर देने का मतलब ये तो नहीं कि अस्तित्ववाद पूरी तरह सब्जेक्टिविस्टिक हो जाता है, हाँ। मतलब व्यक्तिवादी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है और स्रोत इसे साफ करते हैं। क्या कहते हैं वो? वो ये कि अस्तित्ववाद ये नहीं कहता कि दुनिया बस मेरे मन की उपज है, ऐसा नहीं है। वो मानता है कि इंसान हमेशा अपने को एक स्थिति में पाता है, एक सिचुएशन में, और इस स्थिति में उसके आसपास दूसरी चीजें भी हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और दूसरे लोग भी हैं, अन्य हैं, अदर्स हैं। इंसान की पहचान, उसका होना, वो इन्हीं चीजों और लोगों के साथ उसके रिश्ते से, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया से बनता है। अच्छा। तो यहाँ सब्जेक्टिविटी का मतलब है अपने अंदरूनी अनुभव पर ध्यान देना, न कि ये मानना कि सिर्फ मेरा अनुभव ही सच है और बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये फर्क समझना जरूरी था। अब छठा विरोध क्या है? छठा विरोध है सोचने को, मतलब चिंतन को, सिर्फ बुद्धि का काम मानने के खिलाफ। अच्छा, पारंपरिक फलसफे में तो यही माना जाता था शायद। हाँ, खासकर हेगल के बाद सोचने को एक बड़ा ठंडा, लॉजिकल, बौद्धिक काम माना गया। लेकिन अस्तित्ववाद याद दिलाता है कि भाई, हम सिर्फ सोचने वाली मशीनें नहीं हैं। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा संकल्प, ये भी उतने ही असली हैं, उतने ही ताकतवर हैं। और कभी-कभी तो बुद्धि पर हावी भी हो जाते हैं। बिल्कुल, सच तो ये है कि अक्सर ही हमारी बुद्धि पर हावी हो जाते हैं। तो इन्हें नजरअंदाज करके इंसान को कैसे समझा जा सकता है? सही बात है। और आखिरी, सातवां विरोध? सातवां और आखिरी विरोध उन सभी कोशिशों के खिलाफ है जो इंसानी वजूद के बारे में कोई पक्का, कोई निश्चित, कोई आखिरी जवाब देना चाहते हैं, जैसे गणित का कोई सवाल हल कर दिया हो। अस्तित्ववाद ये मानकर चलता है कि इंसानी जिंदगी वो अपनी बुनावट में ही अनिश्चित है, अनसर्टेन है। इसके कई मतलब हो सकते हैं, एम्बिगुअस है। इसका कोई एक हमेशा के लिए सही जवाब नहीं खोजा जा सकता। कोई फाइनल आंसर नहीं है। तो इन सारे विरोधों से अस्तित्ववाद का एक सकारात्मक चेहरा भी तो उभरता होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि स्रोत कहते हैं, इसका हीरो है अस्तित्ववान व्यक्ति, और ये उसी के अंदर की दुनिया, उसी के एहसासों की कहानी है। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है, इसे अस्तित्ववाद ही क्यों कहते हैं? अस्तित्व तो पत्थर का भी है, पेड़ का भी है। इंसान में ऐसा क्या खास है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब अस्तित्व यानी एग्जिस्ट शब्द की जड़ में छिपा है, जैसा स्रोत हमें समझाते हैं। कैसे? देखिए, आमतौर पर हम एग्जिस्ट का मतलब लेते हैं होना या मौजूद होना। ये एक तरह से ठहरी हुई सी बात लगती है ना? स्टैटिक। हाँ, लेकिन अस्तित्ववाद इसके लैटिन मूल एक्सिस्ट पर ध्यान खींचता है, और स्रोत बताते हैं कि इसका अर्थ है आविर्भाव या उद्गमन, इमर्जिंग, अथवा उभरना, उठ खड़ा होना। स्टैंडिंग आउट। हाँ, ये कोई ठहराव नहीं, बल्कि एक हरकत है, एक प्रक्रिया है, लगातार बाहर निकलना, उभर कर सामने आना, डायनामिक है ये। और इस खास मतलब में अस्तित्ववान होने के लिए उस उभरने का, उस बाहर आने का एहसास होना भी जरूरी है। अगर आपको पता ही ना चले कि आप उभर रहे हैं, आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो उस उभरने का क्या मतलब है ना? सही बात है। स्रोत कहते हैं कि ये एहसास कि मैं हूं और मैं उभर रहा हूं, ये एहसास सिर्फ इंसान को ही हो सकता है। इसीलिए इस खास मायने में सिर्फ इंसान ही अस्तित्ववान है, बाकी चीजें बस हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती इस खास अर्थ में। अच्छा, इसीलिए ये मानव केंद्रित विचार है। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए ये मानव केंद्रित है। तो ये उभरने की कहानी, ये इंसान के अस्तित्व की खास कहानी, ये शुरू कब होती है? क्या जन्म से ही? नई स्रोत के मुताबिक ये कहानी अस्तित्व की पहली अनुभूति से शुरू होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसे अपने होने का ये खास एहसास नहीं होता। उस वक्त वो, अगर अस्तित्ववादी नजरिए से देखें, तो बस एक चीज जैसा है जो बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इंसान की असल कहानी तब शुरू होती है जब उसे पहली बार ये होश आता है कि मैं हूं, मैं इस दुनिया में हूं, मैं अलग हूं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, वो पहला एहसास। समझ गया। तो इस बुनियादी विचार से कि इंसान उभर रहा है और उसे इसका एहसास है, कौन-कौन से मुख्य मुद्दे या थीम सामने आते हैं जिन पर लगभग सभी अस्तित्ववादी विचारक सोचते हैं, भले ही उनके जवाब अलग-अलग हों? हाँ, कुछ केंद्रीय थीम्स हैं। पहला तो वही जिस पर हम काफी बात कर चुके हैं, व्यक्ति और उसकी आंतरिकता पर जोर। ठीक है। दूसरा अहम मुद्दा है सिचुएशन। इंसान कभी हवा में नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी हालत में घिरा होता है।
और इस हालत के स्रोत के अनुसार दो मुख्य हिस्से हैं। कौन कौन से? एक तो वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमारे आसपास की चीजें, ये दुनिया, और दूसरे अन्य यानी दूसरे इंसान, हमारी पहचान, हमारा विकास, वो इन्हीं चीजों और लोगों से हमारे लेन देन, हमारी टक्कर या हमारे जुड़ाव से बनता है। वस्तुएं और अन्य। और इस हालत में होने का पहला एहसास कैसा होता है? क्या महसूस होता है जब पहली बार ये होश आता है कि मैं हूं? स्रोत बताते हैं कि ये पहला एहसास अक्सर अकेलेपन का होता है, आइसोलेशन का। अकेलेपन का? हाँ, अपने होने का एहसास हमें सबसे पहले अकेले ही होता है, और इसी अकेलेपन के एहसास से जुड़ा है स्वतंत्रता का एहसास। स्वतंत्रता? अकेलेपन से स्वतंत्रता कैसे? ऐसे कि अगर मैं अकेला हूँ, अपने होने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हूँ, तो फिर मैं चुनने के लिए आजाद हूँ। मैं अपने रास्ते खुद बना सकता हूँ। अच्छा। और जहाँ आजादी है, वहीं लाजिमी तौर पर जिम्मेदारी भी आ जाती है। अगर चुनने की आजादी मेरी है, तो अपने चुनाव के नतीजों की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही होगी ना। बिल्कुल। से जुड़ा एक और जरूरी सवाल भी स्रोत उठाते हैं ना, प्रामाणिकता का। हाँ, बिल्कुल। और वो है प्रामाणिक, ऑथेंटिक बनाम अप्रामाणिक, इनऑथेंटिक जीवन का सवाल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या इंसान अपनी इस बुनियादी आजादी को, अपनी जिम्मेदारी को जानते बूझते हुए जीता है, उसका सामना करता है, या वो इस आजादी के बोझ से, इसके साथ आने वाली चिंता से भागने की कोशिश करता है? कैसे भागता है? दूसरों की तरह बनकर, समाज के नियमों में छुपकर, भीड़ में खोकर, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर। प्रामाणिक जीवन जीने का मतलब है अपनी आजादी को स्वीकार करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और इसके रास्ते अलग हो सकते हैं? हाँ, इसके रास्ते अलग हो सकते हैं। कुछ विचारकों के लिए ये रास्ता ईश्वर में आस्था, फेथ की तरफ ले जाता है। कुछ के लिए ये जीवन की अनिश्चितता और चिंता को स्वीकार करके बिना किसी बाहरी सहारे के हिम्मत से जीने का रास्ता है। स्रोतों में शून्यता या नथिंगनेस का भी जिक्र आता है, खासकर नास्तिक अस्तित्ववाद में। इसका क्या मतलब है? क्या ये बस निराशावाद है, सब कुछ बेकार है? नहीं, ये सिर्फ निराशावाद नहीं है, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट जरूर है। हाइडेगर और सार्त्र जैसे विचारकों के लिए ये बहुत अहम है। इसके दो पहलू हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। क्या है वो पहलू? एक तो ज्ञान मीमांसी है, एपिस्टेमोलॉजिकल, यानी ये हमारी चेतना के काम करने के तरीके से जुड़ा है। हम चीजों को नहीं कहकर समझते हैं। जैसे ये मेज है, ये कुर्सी नहीं है, तो नहीं का होना जरूरी है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा तात्विक है, ऑन्टोलॉजिकल, यानी ये हमारे होने के ढंग से जुड़ा है। ये शून्यता उस खाली जगह की तरह है जहां हमारी आजादी काम करती है, जहां हम चुनाव करते हैं। ये इस बात का एहसास है कि हमारे जीवन का कोई पहले से लिखा हुआ मतलब या मकसद नहीं है, हमें उसे खुद बनाना है। एक तरह से ये हमारी अनंत संभावनाओं का प्रतीक भी है। शून्यता मतलब संभावना, ये अलग सोच है। और कुछ खास एहसासों का भी जिक्र है, जैसे चिंता, एंग्जाइटी, क्लेश, एंग्विश, भय, ड्रेड। ये क्या रोजमर्रा वाले डर हैं? नहीं, ये उससे अलग है। स्रोत्र इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये वो डर या चिंता नहीं है जिसका कोई खास कारण हो, जैसे कल इम्तिहान है या सामने सांप आ गया। तो फिर ये क्या है? ये एक ज्यादा गहरी, एक फंडामेंटल, बिना किसी खास वजह वाली बेचैनी है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी जिसे कहते हैं। स्रोत्र में कहा गया है कि अगर ऐसे इंसान से पूछा जाए किस चीज की चिंता है या किसका भय है, तो कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, मात्र कहा जा सकता है कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, फिर भी चिंता है? हाँ, इसका कोई बाहरी कारण नहीं है। ये हमारे आजाद होने से, हमारे जिम्मेदार होने से, हमारे इस दुनिया में अकेले होने के एहसास से जुड़ी हुई है। ये थोड़ी असहज जरूर है, पर ये हमारी इंसानियत का, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। समझ गया। चलिए, अब आखिर में स्रोत अस्तित्ववाद की दो बड़ी शाखाओं का जिक्र करते हैं। एक ईश्वरवादी, थियस्टिक, और दूसरी निरीश्वरवादी, एथियस्टिक। इनमें बुनियादी फर्क क्या है स्रोत के अनुसार? देखिए, दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है। वो इंसान की पहली अनुभूति, उसका अकेलापन, उसकी आजादी, उसकी जिम्मेदारी। दोनों ही व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया, उसकी आंतरिकता पर जोर देते हैं। तो फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है इस सफर के अंजाम पर, या कह लें कि उस आंतरिकता को समझने के आधार पर। ईश्वरवादी अस्तित्ववादी जैसे किरकेगार्ड हैं या गैब्रियल मार्सल हैं, वो अपनी इस अंदरूनी खोज में आगे बढ़ते हुए
ईश्वर या आस्था को पाते हैं। अच्छा। उनके लिए ईश्वर उनके अस्तित्व का, उनकी आंतरिकता का एक तरह से सहारा या आधार बन जाता है। फिर वो अपने जीवन के अनुभवों को, अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी को इसी आस्था की रोशनी में दोबारा देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और निरीश्वरवादी? दूसरी तरफ निरीश्वरवादी अस्तित्ववादी हैं, जैसे जॉन पॉल सार्थ्रो या अल्बेर कामू। वो जिंदगी और वजूद की गुत्थी को पूरी तरह से इंसानी जमीन पर ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने फलसफे के लिए ईश्वर की अवधारणा की जरूरत महसूस नहीं होती। मतलब वो ईश्वर को नकारते हैं? जरूरी नहीं कि वो हर वक्त ईश्वर को नकारने में ही लगे रहें। उनके लिए ईश्वर का विचार बस अप्रासंगिक हो जाता है, इर्रेलेवेंट हो जाता है। उनके इंसान और दुनिया को समझने के तरीके में ईश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो जरूरत महसूस ना होना, ये फर्क है। हाँ, ये एक अहम फर्क है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि अस्तित्ववाद कोई बना बनाया सिद्धांत नहीं है, कोई जवाबों का पुलिंदा नहीं, बल्कि इंसानी वजूद की गहराइयों में उसके अकेलेपन, उसकी आज़ादी, जिम्मेवारी, चिंता और मतलब की तलाश में झांकने का एक नजरिया है, एक दृष्टि है। बिल्कुल, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम सिर्फ जिंदगी का तमाशा देखने वाले दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपनी कहानी के, अपने नाटक के मुख्य किरदार हैं, अभिनेता हैं। और हमें अपना रोल पूरी आज़ादी और जिम्मेदारी के साथ निभाना है। आज की सारी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है, जो स्रोत सीधे तौर पर नहीं पूछते, पर उभरता जरूर है। क्या सवाल? यही कि अगर इंसानी जिंदगी सचमुच इतनी अनिश्चित है और उसका कोई पहले से तय मतलब नहीं है, जैसा अस्तित्ववाद हमें सोचने पर मजबूर करता है, तो फिर हम अपनी जिंदगी में अर्थ या मीनिंग लाते कहां से हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या ये अर्थ कहीं बाहर छुपा हुआ है जिसे हमें खोजना है, या ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपने चुनावों से, अपने कामों से खुद बनाते हैं, खुद रचते हैं? हाँ, ये सवाल हर किसी को अपने लिए सोचना होगा। बिल्कुल। इन्हीं ख्यालों के साथ आज इजाजत लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।